हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में सॉल्व करवा रही हूँ। 2 वीडियो आ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में मैंने 2011 वाले पेपर के ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे। उसके बाद जो दूसरा वीडियो आया है उसमें मैंने मई 2012 वाला पेपर लिया था और उसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन थे उनको मैंने सॉल्व करवाया है। ये जो पेपर है ये नवंबर 2012 वाला है। 2012 में 2 पेपर हुए हैं, एक मई में हुआ है और एक नवंबर में। तो ये पेपर नवंबर 2012 वाला है। तो इसमें जो ईवीएस के क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दे दिया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। पहला विकल्प है जनवरी से मार्च, दूसरा है अप्रैल से जून, तीसरा है जुलाई से सितंबर और चौथा है अक्टूबर से दिसंबर। तो मधुमक्खियों से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है और मधुमक्खियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको याद रखने हैं। क्या क्या याद रखना है कि मधुमक्खी जो होती है एक उड़ने वाला कीट है, ये आप लोग जानते ही हैं। मधुमक्खियां छत्ते में रहती हैं और छत्ते में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी। जो रानी मधुमक्खी होती है उसका कार्य होता है अंडे देना। छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं और ये कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं। और जो श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं ये छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। ये छत्ते बनाने का काम, बच्चे पालने का काम, फूलों से रस एकत्र करने का काम, शहद बनाने का काम, ये सभी काम श्रमिक मधुमक्खियों के होते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इसमें पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो वो समय है अक्टूबर से दिसंबर, क्योंकि ये जो समय होता है ये मधुमक्खियों के अंडे देने का समय होता है और मधुमक्खी पालन शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय है। तो चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो लीची के फूल होते हैं ये मधुमक्खियों को लुभाते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। चौथा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। पहला विकल्प है पेट्रोल, दूसरा है पैराफिन मोम, तीसरा है ग्रीस और चौथा है कोयला। तो जो अन्यों से भिन्न है वह बताना है। तो इसमें जो पेट्रोल, पैराफिन मोम और ग्रीस, ये तीनों ही पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। अब पेट्रोलियम क्या होता है? तो पेट्रोलियम एक गहरे रंग का तैलीय द्रव्य है। यह पृथ्वी के नीचे चट्टानों के बीच से प्राप्त किया जाता है और पेट्रोलियम का जो निर्माण है समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। लाखों वर्षों में हवा की अनुपस्थिति, उच्च तापमान और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। तो पेट्रोल, पैराफिन मोम, ग्रीस, मिट्टी का तेल, ये सभी पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। लेकिन जो कोयला है ये पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है। तो यही इसमें भिन्न है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, कोयला। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है नेपेंथिस एक पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा पाया जाता है। पहला विकल्प है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है मेघालय, तीसरा है असम और चौथा है उड़ीसा। तो नेपेंथिस यानी कि घटपर्डी एक कीट भक्षी पौधा है। ये छोटे कीड़े मकोड़ों को, मेढकों को, चूहे को ये अपने अंदर फांस कर खा जाता है। और ये इन कीड़े मकोड़ों को क्यों खाता है? पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जो उसे मिट्टी से नहीं मिल पाते हैं।
वह उनकी पूर्ति इन कीड़े मकोड़ों के द्वारा करता है। और भारत में ये पौधा पाया जाता है मेघालय में। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। ये सभी आप लोग एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगी। जल्द ही आपकी एनसीईआरटी वाली क्लास शुरू हो जाएगी और ये सभी टॉपिक एनसीईआरटी की किताबों में दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक पश्मीना शॉल लगभग, फिल करना है, साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु घंटों का समय लगता है। पहला विकल्प है 10,200, दूसरा है 6,250, तीसरा है 6,200 और चौथा है 10,250। इसमें फिल करना है। तो एक जो पश्मीना शॉल होती है यह 6 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, तो यहाँ भरा जाएगा 6। और एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में लगभग 250 घंटों का समय लगता है, यहाँ भरा जाएगा 250। तो इसमें आपका जो दूसरा विकल्प है वह सही हो जाएगा। पश्मीना जो शॉल होती है ये बहुत पतली होती है लेकिन बहुत गर्म होती है, और ये बकरी के बालों से, जो बकरी के बाल होते हैं उनसे ऊन बनाई जाती है, उसी से पश्मीना की शॉल बनाई जाती है। और ये जो बकरियां होती हैं 5,000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। पहला विकल्प है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से, दूसरा है विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, तीसरा है स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, और चौथा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से। तो तरुण भारत संघ राजस्थान में एक गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय राजस्थान के अलवर के भीकमपुरा में है और इसका जो संबंध है वह है पुरानी झीलों को पुनर्निर्मित करने से। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशिष्टताएं चुनिए। पहला लिखा है पेड़ों के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, दूसरा है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, तीसरा है पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, और चौथा है लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताएं क्या हैं, आप लोगों को सबसे पहले ये पता होनी चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि कौन सी लेह और लद्दाख की विशेषताएं हैं। तो लेह और लद्दाख में जो घर बनाए जाते हैं 2 मंजिला बनाए जाते हैं। जो नीचे वाली मंजिल होती है उसमें कोई भी खिड़की नहीं होती और उसमें जानवरों को रखा जाता है। ऊपर वाली मंजिल पर घर के सदस्य रहते हैं। जब बहुत अधिक सर्दी होती है तो घर के सदस्य भी नीचे वाली मंजिल पर रहने के लिए आ जाते हैं। और लेह में जो घर बनाए जाते हैं उनमें जो सीढ़ियाँ होती हैं वो लकड़ी की बनी होती हैं, यानी कि लकड़ी की सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो घरों की दीवारें होती हैं ये पत्थर की बनी होती हैं और दीवारों को मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढक दिया जाता है। तो ये लेह लद्दाख के घरों की विशेषताएं हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसमें बताना है कौन से घर लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताएं हैं। तो इसमें जो पहला लिखा हुआ है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। तो ढालू छतें वहां बनाई जाती हैं जहां बारिश अधिक होती है, तो पहला गलत हो गया। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, अभी मैंने आपको बताया था, ये सही है। पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ये भी सही है। और लकड़ी के फर्श भी लकड़ी के होते हैं, सीढ़ियां भी लकड़ी की होती हैं। तो BCD इसमें सही है, दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा। पहला विकल्प है
उर्वर यानी कि उपजाऊ बन जाती है, दूसरा है बंजर हो जाती है, तीसरा है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है और चौथा है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है। तो यदि किसी एक ही फसल को बार बार उगाया जाएगा तो जो खेत की मृदा है वह बंजर हो जाएगी। तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। इसीलिए फसल चक्र का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक फसल के बाद किसी दूसरी फसल को उगाया जाता है, बार बार एक ही फसल को नहीं उगाया जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। पहला विकल्प है विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग, दूसरा है अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, तीसरा है सोने चांदी को घोलकर बनाई गई पेंट और चौथा है पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। तो जो मधुबनी चित्रकला है इसका संबंध है बिहार राज्य से, सबसे पहले आपको ये याद रखना है। और इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और पीसे हुए चावल में ये रंग मिलाए जाते हैं और उन्हीं से चित्रकारी की जाती है। और इस चित्रकला में जानवर, फूल, पत्तियां, मनुष्य, इन सभी के चित्र बनाए जाते हैं। तो इसमें आपका डी विकल्प सही हो जाएगा, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। और इसका संबंध बिहार राज्य से है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब कुछ और राज्य हैं जिनकी पारंपरिक कलाकृतियां हैं, वो भी आपको याद रखनी है। जैसे पूछ लिया जाए कि उड़ीसा की पारंपरिक कलाकृति क्या है, तो पटचित्र है। आंध्र प्रदेश की क्या है, तो आंध्र प्रदेश की है कलमकारी पेंटिंग, तमिलनाडु की है तंजौर पेंटिंग और महाराष्ट्र की है वर्ली कला। तो ये भी साथ में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। पहला विकल्प है मलेरिया, डेंगू, हैजा, दूसरा है मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, तीसरा है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और चौथा है मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। तो मच्छरों से फैलने वाले रोग बताने हैं तो डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया तीनों ही मच्छरों से फैलते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। जो पेट्रोलियम होता है उसके सही अभिलक्षण बताने हैं। पहला लिखा है बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल, दूसरा है बदबूदार पतला पीला द्रव, तीसरा है अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव और चौथा है बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। तो पेट्रोलियम जो होता है ये बदबूदार होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का होता है। तो इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। पेट्रोलियम से ही पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, पैराफिन, मोम, बिटुमेन, ये सब कुछ पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि पेट्रोलियम के घटक निम्न में से कौन से हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। पहला लिखा है हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, दूसरा है नांग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, तीसरा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है और डी में लिखा है कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो सांपों के संदर्भ में सत्य कथन चुनने हैं। तो पहला लिखा है कि हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, ये सही है। कौन कौन से? पहला होता है नांग, दूसरा है करैत, दोबोइया और अफाई, ये 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी में लिखा है नांग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, ये भी सही है। सी में लिखा है जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर।
जहरीले सांप के 4 खोखले दांत नहीं होते बल्कि 2 खोखले दांत होते हैं, और जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। तो सी इसमें गलत हो गया। और डी में लिखा है कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, तो ये भी सही है। तो ए, बी और डी इसमें सही है, यानी कि जो पहला विकल्प है वही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। ये यहाँ पर ये टेबल दी गई है। आगे क्या लिखा है कि उपर्युक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। यानी कि सूरत से मडगांव के बीच की दूरी बतानी है और इस दूरी को तय करने में कितना समय लगा है ट्रेन को, ये बताना है। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले निकालेंगे दूरी। तो मडगांव की जो दूरी है 1509 किलोमीटर है और ये लिखी है सूरत की 530। तो सूरत से मडगांव की जो दूरी है वह कैसे निकालेंगे, 1509 में से, यानी 1509 में से 530 को घटा देंगे, हमें मिल जाएगा 979 किलोमीटर। यानी दूरी हमने निकाल ली 979 किलोमीटर। अब समय कैसे निकालेंगे, यहाँ आप देखिए सूरत से जब ट्रेन ने प्रस्थान किया है तो दिन के बज रहे हैं 4:20, यानी 16:20 का समय है और ट्रेन प्रस्थान कर रही है। जब मडगांव पहुंचती है तो सुबह के बज रहे हैं 7:45, यानी कि दिन के 4:20 से और सुबह के 4:20 तक 12 घंटे का समय हो जाता है। उसके बाद 7:45 तक और कितना समय हुआ है, 3 घंटे 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे और 15 मिनट और हुए हैं। तो यहाँ पर 3 घंटे हम जोड़ देते हैं और 15 मिनट भी जोड़ देते हैं, तो हमें मिल गया 15 घंटे 15 मिनट। यानी कि दूरी जो है वह 979 किलोमीटर और समय 15 घंटे 15 मिनट। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि समय कैसे ज्ञात किया है, कि यहाँ पर आप देख लीजिए 4:20 का समय है, दिन के 4:20 हैं, तो 4:20 से दूसरे दिन सुबह 4:20 तक 12 घंटे हो गए जो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। और फिर 7:45 तक कितने घंटे हुए, 3 घंटे 15 मिनट। तो ये सब जोड़ दिए, 12 घंटे वो और 3 घंटे 15 मिनट ये जोड़ दिए, 12 3 15 और ये 15 मिनट थे, तो समय हो गया 15 घंटे 15 मिनट। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अलबरूनी जिस देश से आया उसका नाम है। पहला विकल्प है अफगानिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है उज्बेकिस्तान और चौथा है ओमान। तो अलबरूनी जिस देश से आया उस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इनकी एक पुस्तक है किताब उल हिंद, इसका नाम भी याद रखिएगा और ये अरबी भाषा में लिखी गई है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कांसा यानी ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। पहला है कांसा एक तत्व है, दूसरा है कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है, तीसरा है कांसा तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है और चौथा है कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। तो कांसा जो है तांबा यानी कॉपर और टिन की मिश्र धातु है। ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अभी आप जो प्रश्न पत्र देखेंगे आगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रश्न कई तरीके से घुमा फिरा कर पूछा गया है। कांसे से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। पेपर फर्स्ट में ईवीएस में पूछा जाता है और पेपर सेकंड में एसएसटी में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि कांसा जो है तांबा और टिन की मिश्र धातु है और यह लाल भूरे रंग का होता है, ये भी आपको याद रखना है। विद्युत का सुचालक होता है, ये भी याद रखिएगा। और गोलकुंडा के किले में जो तोप मिली है ये कांसे से ही बनी है, ये भी याद रखिएगा। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए।
इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं, यानी कि जो उदाहरण उसने दिए हैं वो नीचे दिए गए हैं। कौन कौन से दिए हैं? हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। दूसरा है, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। तीसरा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। और चौथा है, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो इसी तरीके का प्रश्न मई 2012 वाले पेपर में भी पूछा गया था। इसके पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी इस तरीके का प्रश्न था। चलिए देख लेते हैं कि जो उदाहरण सही है वह कौन कौन से हैं। पहला लिखा है, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण के कारण ही लिख पाते हैं। ये सही है, तो पहला इसमें सही हो गया ए। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। ये गलत है। ये घर्षण के कारण नहीं लौटती बल्कि गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस पृथ्वी पर आती है। सी गलत हो गया। और डी भी इसमें सही लिखा है कि घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। तो ए सही है, बी सही है, डी सही है, यानी कि जो चौथा विकल्प लिखा हुआ है ये वाह लिखा हुआ है, डी ने मत समझिएगा इसे। डी ए बी चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग यानी बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपर्युक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? पहला विकल्प है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, दूसरा है समावेशी शिक्षा, तीसरा है समवयस्क शिक्षा और चौथा है प्रतिपूरक अधिगम। तो एक स्कूल है, इसमें प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग भी हैं, लेकिन ये सभी बच्चे एक ही कक्षा में एक साथ पढ़ रहे हैं अन्य बच्चों के साथ। तो जो स्कूल है वह किसका अनुपालन कर रहा है? वह अनुपालन कर रहा है समावेशी शिक्षा का। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा क्या होती है? तो समावेशी शिक्षा के बारे में जान लीजिए कि यह एक ऐसी शिक्षा प्रणाली को संदर्भित करता है जो सभी बच्चों को उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषाई या अन्य स्थितियों की परवाह किए बिना समायोजित करती है। यानी कि सभी को समान समझना, सभी को एक ही छत के नीचे शिक्षित करना, तो ये समावेशी शिक्षा कहलाती है। जो स्कूल है वह समावेशी शिक्षा का अनुपालन कर रहा है। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, सरता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? पहला है मनोरंजन द्वारा सीखना, दूसरा है भाषा निर्देशित सीखना, तीसरा है प्रतियोगिता आधारित सीखना और चौथा है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। तो शिक्षिका जो है सामूहिक गतिविधियों में सरता को शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, तो वह सामाजिक गतिविधि के रूप में सिखाना चाहती है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला विकल्प है विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, दूसरा है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, तीसरा है विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना और चौथा है अभिभावकों को संतुष्ट करना। तो रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसमें आप विकल्प पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही आ जाएगा कि कौन सा विकल्प सही है। तो जो दूसरा विकल्प लिखा हुआ है शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है।
इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है, फिल करना है, को बढ़ावा देना। पहला है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण, दूसरा है वैयक्तिक विभिन्नताओं, तीसरा है शिक्षार्थी स्वायत्तता और चौथा है पुनर्बलन। तो कक्षा में की प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह फिल करना है के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। पहला विकल्प है अनुकरण, दूसरा है अभिसारी चिंतन, तीसरा है अपसारी चिंतन और चौथा है मॉडलिंग। तो प्रश्न में क्या कहा गया है कि श्यामा जो है कक्षा में सर्वश्रेष्ठ है और उसे सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, तो इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। अपसारी चिंतन मतलब कि व्यापक सोच, व्यापक चिंतन। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसके अलावा अभिसारी चिंतन क्या है? अपसारी चिंतन का तो मतलब हो गया व्यापक सोच होती है। अभिसारी चिंतन जो होता है यह व्यक्ति की सोच को एक विशिष्ट सीमा तक सीमित कर देता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अपसारी चिंतन में व्यापक सोच को बढ़ावा दिया जाता है। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी फिल करना है के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। पहला है शारीरिक गठन, दूसरा है संस्कृति, तीसरा है शिक्षा की गुणवत्ता और चौथा है पौष्टिकता की गुणवत्ता। तो इसमें आप देखते हैं कि संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता, ये सभी विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल हैं, लेकिन शारीरिक गठन इसमें शामिल नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सीमा प्रत्येक पाठ को रट कर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह फिल करना है कि विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। पहला है अंतर संबंध, दूसरा है वैयक्तिक भिन्नताओं, तीसरा है सामान्य से विशिष्ट की ओर और चौथा है निरंतरता। तो सीमा रटकर सीख रही है और लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझ रही है, तो यह संकेत कर रहा है वैयक्तिक विभिन्नताओं की ओर। दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। इसका परिणाम है पहला है उच्च उपलब्धि और स्वगर्मा, दूसरा है उच्च नैतिक विकास, तीसरा है समूहों में द्वंद्व और चौथा है गहन प्रतियोगिता। तो इसमें आपका जो पहला विकल्प है सही हो जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, तो ये परिणाम है उच्च बुद्धिलब्धि और स्वगर्मा का। पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः फिल करना है की समस्या के साथ संबंधित है। पहला है सुनने, दूसरा है बोलने, तीसरा है बोलने और सुनने और चौथा है पढ़ने। तो डिसलेक्सिया जो है एक पठन विकार है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा, पढ़ने। अधिगम अक्षमता से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। पहला है शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, दूसरा है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में, तीसरा है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में और चौथा है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में सहायता करता है। चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये
पहला विकल्प है प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। दूसरा है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तीसरा है अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। और चौथा है शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। तो एक शिक्षक जो है पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि यह अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। पहला है पोर्टफोलियो, दूसरा है आवधिक परीक्षाएं, तीसरा है गृह कार्य और चौथा है योगात्मक कार्य। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। अब पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो लंबी अवधि में छात्रों के व्यवहार, कौशल और अधिगम की एक विस्तृत श्रृंखला को देखने और आलेखित करने का अवसर प्रदान करते हैं। पोर्टफोलियो छात्रों को अधिगम की प्रक्रिया के लिए स्वामित्व और जिम्मेदारी लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और पोर्टफोलियो जो है एक छात्र के कार्य का संग्रह है, जो आमतौर पर बड़ी संख्या में लेखों, पुस्तकों और पत्रिकाओं आदि से चयन द्वारा निर्मित होता है। तो ये आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है फिल करना है इसमें के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। पहला है व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, दूसरा है समस्या समाधान, तीसरा है सहयोगात्मक अधिगम और चौथा है निर्देशित खोज। तो व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, ये इसमें शामिल नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को पहला विकल्प है विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरा है विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, तीसरा है बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकारना एवं सम्मान देना चाहिए, और अभिभावकों के विचारों को स्वीकारना एवं सम्मान देना चाहिए। तो पर्यावरण शिक्षण को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। पहला है इकाई के अंत में, दूसरा है पाठ के अंत में, तीसरा है प्रकरणों में अंतर्निर्मित और चौथा है पुस्तकों में अलग अलग स्थानों पर। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतर्निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए, तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो ये पेपर था नवंबर 2012 वाला। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।